था कल? यस, एनीवन? फर्स्ट लेवल कैशिंग क्या कर रही थी? यस, मैम एनीवन? सेम वैल्यू के लिए क्वेरी नहीं चला रही थी। बिल्कुल। और इसके अलावा और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? मैम जब रिकॉर्ड्स कॉमन होते हैं तो वहीं पर उनको लोकल में सेव करके कैश स्टोरेज में और वहीं से फेच करती रहती है। तो बेसिकली कैशिंग कर क्या रही थी यहाँ पर? इसका मीनिंग क्लियर हुआ? यस मैम, बेसिकली जो यूजर का सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो उसको डायरेक्टली बैकएंड में ना जा करके यूजर के पेज में ही सेव कर रहे थे। तो एक तरह से अगर मैं बात करूं तो जो हमारी फर्स्ट लेवल कैशिंग थी या कैशिंग का जो कॉन्सेप्ट ही होता है वो क्या करता है? इट इज यूज्ड टू स्टोर यूजर या फिर कह लो ऑब्जेक्ट्स विच आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द डेटाबेस एप्लीकेशन ट्रांजैक्शंस। तो जब भी डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसे केसेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उन सबको फर्स्ट लेवल कैशिंग जो है वो स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो तरीका मेरा भी ठीक है, आप भी जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बस मैंने उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में आपको डिफाइन करके दिया। सो बेसिकली ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है जो डेटाबेस और एप्लीकेशन की ट्रांजैक्शंस के अंदर क्रिएट होते हैं, राइट? एंड इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि दीज ऑब्जेक्ट्स कंटेन डेटा फ्रॉम द क्वेरीज which are being executed during a particular session। तो जो भी सेशन चल रहा है उसमें जो भी हम डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते वक्त जो भी डेटा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट्स में स्टोर हो रहा है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं? वो डेटा स्टोर कर रहे हैं जो उनको टेबल से गेट हो रहा है। और ये ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने का काम ही कौन करती है? फर्स्ट लेवल कैशिंग करती है। ओके, एंड इसके साथ साथ और क्या पॉइंट हमने देखा? अभी जो आपने पॉइंट बोला उसको भी मैं लिखती हूं यहाँ पर कि इफ अ क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड and it is getting a record from the table. After some time in the same session, if another query is getting executed for the same record, then it will not transact with the table for data, because first level cache has already stored data from the table when it got executed for the first time. तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर आपने एक क्वेरी को एग्जीक्यूट किया एंड इट इज गेटिंग दिस रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, after some time in the same session if another query is getting executed for the same record, then it will not transact with the table for data because first level cache has already stored that data. Okay, so object will get data from cache memory. ओके, तो ये कह सकते हैं सो इन दिस केस तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? टेबल से डेटा नहीं उठाएगा, कैश मेमोरी से डेटा उठा लेगा। तो गेटिंग माय पॉइंट, फर्स्ट लेवल कैश क्या कर रही थी यहाँ पर? ओके, तो बेसिकली कैशिंग का जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना होता है
जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, जो भी ऑब्जेक्ट उस वक्त पे क्रिएट होगा, उसको ये स्टोर कर लेगी उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम एक एम्प्लॉय 101 के रिकॉर्ड को एक बार हमने फेच किया, उसका ऑब्जेक्ट बनकर फर्स्ट लेवल कैश में सेव कर लिया, कैशिंग मेमोरी में सेव हो गया। आफ्टर सम टाइम मुझे उसी रिकॉर्ड की, मतलब E101 जो रिकॉर्ड है, उसी का मुझे डेटा दोबारा से चाहिए। अब मैंने दोबारा से क्वेरी चलाई। अब एक बार बताओ ना, अगर ऐसे ही मैं 10 बार क्वेरी चलाती तो 10 बार टेबल के साथ में यहाँ पे इंटरेक्शन होता, क्वेरी चलती, डेटा आता, स्टोर होता, तो इसमें कितना हमारा स्पेस मेमोरी का और कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। इसी वेस्टेज को रोकने के लिए बेसिकली कैशिंग क्या करती है, एग्जिस्टिंग वैल्यूज जो हमारी ऑलरेडी फेच हो चुकी है उनको अपने पास स्टोर करके रख लेती है कि भाई अगर दोबारा से सेम रिकॉर्ड के लिए क्वेरी आई तो मैं टेबल पर नहीं जाऊंगी, मैं कैशिंग से ही डेटा उठा के उसको शो कर दूंगी। सो दिस वाज व्हाट हैपेंड इन द लास्ट क्लासेस। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इसी का एक एग्जाम्पल भी दिखाया था, जब हम लोगों ने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर हमने रिकॉर्ड्स बनाए थे, और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे थे, जो मैंने लॉगिंग वाला प्रोग्राम बताया था, आई थिंक इसी में ही था। सो सी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अपने पास एक यूजर आईडी लिया, हमने यूजर से क्या गेट कराया, देखो यहाँ पे इन लाइंस में एक यूजर आईडी लिया, फिर हमने इस यूजर आईडी को यहाँ पे सेशन डॉट गेट वाली क्वेरी में डाल दिया ताकि हम इस पर्टिकुलर यूजर आईडी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को गेट कर सके, राइट। एंड जो वो रिकॉर्ड आया वो यूजर ऑब्जेक्ट में सेव हो गया। अब ये कह लो कि कैशिंग क्या करेगी, इस यूजर ऑब्जेक्ट को अपने पास सेव करके रख लेगी। आफ्टर सम टाइम मैंने दोबारा से यूजर से एक आईडी लिया, अब फॉर एग्जांपल यूजर ने सेम आईडी दिया, तो दोबारा से हमने यहाँ पर गेट की क्वेरी चलाई और यूजर आईडी दिया। अब अगर ये चेक करेगा कि भाई यूजर आईडी पहले आ चुका है ये वाला, ठीक है, तो ऐसे केसेस में टेबल से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश में ऑलरेडी ये डेटा पड़ा हुआ है, तो ये वहीं से डाटा उठाएगा और आपके इस वाले नए ऑब्जेक्ट में भी सेव कर देगा, ठीक है। और अगर मान लो आईडी डिफरेंट आ गया तो क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको भी कैश मेमोरी में डाल देगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, फर्स्ट लेवल कैश क्या करती है। ओके, एनी अदर डाउट्स एनीवन? नो, ओके। चलो अब इसी में ही ना फर्दर चलते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट लेवल कैश जो है वो अच्छी है, लेकिन वो एक ही सेशन के अंदर डेटा को मेंटेन करती है। व्हाट अबाउट कि अगर मुझे मल्टीपल सेशंस के अंदर का डेटा स्टोर कराना है, यूज कराना है, सो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम सेकेंड लेवल कैशिंग को यूज करते हैं। चलो मैं इसको एक बार दोबारा से ले लेती हूँ। तो सी, जो चीज मैंने आप लोगों को कल बताया था सेकेंड लेवल कैशिंग, अब सेकेंड लेवल कैशिंग क्या करती है, बेसिकली ये बहुत ही कॉमन यूज्ड कैशिंग होती है। इसका ज्यादातर जो यूज होता है वो क्यों होता है, इसमें और फर्स्ट लेवल में डिफरेंस क्या है। तो देखो ये कहता है कि अगर मान लो मैंने एक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, इसी सेम ऑब्जेक्ट में हो सकता है मैं 2 या 3 या 4 बार सेशन को क्रिएट करूं, राइट। तो ऐसे में ये क्या करता है, अगर सेशन कॉमन सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है मल्टीपल सेशंस को क्रिएट करने में, तो ये सारे सेशंस के डेटा को कैश करके रखेगा, मतलब सेव करके रखेगा। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल कैशिंग। फर्स्ट लेवल कैशिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर सेशन का डेटा कैश करता है, जबकि सेकेंड लेवल कैशिंग क्या करता है, मल्टीपल सेशंस जो सेम सेशन फैक्ट्री से क्रिएट होकर आ रहे हैं उन सबके डेटा को सेव करके रखेगा। ओके, सो गेटिंग माय पॉइंट, डिफरेंस क्या आ रहा है फर्स्ट में और सेकंड में। ओके, तो अब देखो इसी में इन्होंने बताया कि हमारे पास देखो इट इज यूजफुल इफ यू हैव मल्टीपल सेशन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेम सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो कि कैशिंग की इस टेक्निक को सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वेंडर आ जाता है EH कैश, जो कि बहुत ही कॉमन यूज्ड वेंडर है, ठीक है, जिसके मैंने कल बताया भी था कि ये सारी इंप्लीमेंटेशंस देता है, ठीक है, सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं होती, ट्रांजैक्शनल वाली नहीं देता। OS कैश भी सेम ही है, ये ट्रांजैक्शनल को छोड़कर बाकी सभी प्रोवाइड करता है। स्वॉर्म कैश जो है वो सिर्फ रीड ओनली और नॉन स्ट्रिक्ट को लेता है।
जे बॉस बाकी सबको नहीं देखता है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल को देखता है। ओके, तो ये जितनी भी आपकी क्या है इम्प्लीमेंटेशंस है, इन सबके पास ये 4 मेन पॉइंट होते हैं। एक होता है रीड ओनली, एक होता है नॉन स्ट्रिक्ट रीड राइट, और एक होता है रीड राइट, एक होता है ट्रांजैक्शनल। तो जितने भी वेंडर्स हैं सभी सारी चीजों को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते, कोई किसी चीज को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, ये डिफरेंस है इनके बीच में। अब आ जाते हैं इसी के आगे में। अब हमें क्या करना है, ये सब तो हम पार्ट कल की क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ तक में सबको समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड लेवल कैशिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, एनी डाउट्स देयर? मैम एक्चुअली फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल कैसिंग तो क्लियर हो गई मैम, बट जो इसमें वेंडर में डिफरेंस है इम्प्लीमेंटेशन में, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, वेंडर की जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है ना, वो इस पे डिपेंड करती है। ये जो 4 मैंने पॉइंट दिखा हुआ है, पहला क्या है, रीड ओनली, दूसरा है नॉन स्ट्रिक्ट रीड राइट, तीसरा है रीड राइट, और चौथा है ट्रांजैक्शनल। तो जब मैं बात कर रही थी EH कैश की, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट प्रोवाइड्स ऑल इम्प्लीमेंटेशन, ओनली ट्रांजैक्शनल इज नॉट हियर। इसका मतलब ये क्या करता है, EH कैश ये रीड ओनली को अलाउ करता है, नॉन स्ट्रिक्ट रीड राइट को अलाउ करता है, और रीड राइट को भी अलाउ करता है, बस ट्रांजैक्शनल अलाउ नहीं कर रहा है। सेम गोज विद OS कैश, OS कैश भी बिल्कुल सिमिलर है AH कैश के। स्वॉर्म कैश जो है वो सिर्फ 2 इम्प्लीमेंटेशंस को अलाउ करता है, एक तो वो रीड राइट ओनली देता है, सॉरी रीड ओनली देता है, और एक नॉन स्ट्रिक्ट रीड राइट देता है। मतलब वो लास्ट के दोनों ऑप्शंस नहीं दे रहा है, रीड राइट भी नहीं दे रहा और ट्रांजैक्शनल भी नहीं दे रहा है। जब बात आती है जे बॉस की, तो जे बॉस कंपनी का जो वेंडर है ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल के ऊपर काम कर रहा है। मतलब जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये रीड ओनली, नॉन स्ट्रिक्ट, रीड राइट, इन सबको अलाउ नहीं कर रहा है। अभी समझ में आया चारों में डिफरेंस क्या आ रहा है? यस मैम। ओके, तो देखो अभी हम इसी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये देखेंगे कि इनको कैसे यूज करना है, कैसे वर्क कराना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है, अगर आप लोग क्या करते हो, सेकंड लेवल कैशिंग को यूज कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में क्या स्टेप्स यूज करने हैं उनको ध्यान में रखेंगे। पहला स्टेप ये है, ऐड करनी है डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज कौन कौन सी ऐड करनी है, देखो बेसिकली आप लोग अपने साथ में हाइबरनेट कोर तो लोगे ही लोगे, ये तो आएगी आएगी। सेकंड डिपेंडेंसी आएगी EH कैश की, फाइन। तो EH कैश की डिपेंडेंसी भी लगानी पड़ेगी और साथ के साथ हाइबरनेट की कोर की डिपेंडेंसी भी लगेगी। तो ये 2 डिपेंडेंसीज तो आपकी आएंगी ही आएंगी। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में आती हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू जावा प्रोजेक्ट लेते हैं सबसे पहले मेवन का, और नेक्स्ट पे ले जाके यहां से हम क्या ले लेते हैं, इसका आर्टिफैक्ट ले लेते हैं। आई थिंक आज लोड करने में इसको प्रॉब्लम हो रहा है, पुराने वर्जन का ऑप्शन दिखा रहा है मुझे। चलिए, तो अभी देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सेकेंड लेवल कैश डेमो करते हैं इसको, और यहाँ पे इसके अंदर हम अपना पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम इसका वर्जन चेंज कर देते हैं। तो देखो बेसिकली कैशिंग का जो टेक्निक है ना, ये हमारे डेटाबेस ऑपरेशंस को फास्ट करने का काम करेगा। इसी का जो मेन पर्पस है, ऑपरेशंस को फास्ट करना ही रहेगा यहाँ पर। ओके, तो कभी आपसे कोई इसके बेनिफिट्स पूछता है तो आप बोल सकते हैं, इट सेव्स द ट्रांजैक्शन टाइम, ऑल्सो इट सेव्स द मेमोरी ऑल्सो, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्ट्स उठा के लाना, उनको सेव करना, उसमें हमारी बहुत ज्यादा मेमोरी चली जाती है। सबसे पहले जो भी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए उनको हम गेट कर लेते हैं। तो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर से ओके, तो log4j मैं भी नहीं लूंगी, मैं इसके अंदर सिर्फ कोर, SQL एंड लॉम्बॉक को ले लूंगी पहले। तो जो नया प्रोजेक्ट हमने अभी बनाया, इसमें आते हैं pom.xml में। यहाँ पे आप लोग डिपेंडेंसीज में जाएंगे,
और अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड करोगे कोर, एसक्यूएल एंड लॉम्बॉक को। इसके अलावा क्योंकि हमें सेकेंड लेवल कैशिंग का यूज करना है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक डिपेंडेंसी और लगाएंगे विच इज, तो यहाँ पे आप रन करोगे, मतलब सर्च करोगे EH कैश मेवन डिपेंडेंसी। तो जब आप यहाँ पे आएंगे नेट पे, तो यहाँ पे आपको इसकी डिपेंडेंसीज दिखेंगी। तो लेटेस्ट वर्जन उठा लेते हैं 3.10.8, इस वाली डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आपके पास EH कैश की डिपेंडेंसी भी आ जाएगी। आफ्टर दिस डिपेंडेंसीज इज एडेड, तो आपके पास यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज हैं ये अपडेट हो जाएंगी और यहाँ पे आप लोगों को कौन सी डिपेंडेंसी मिल जाएगी, EH कैश भी मिल जाएगी। लेट इट कम फर्स्ट। ओके, तो सी आपके पास यहाँ पर EH कैश की जो डिपेंडेंसी है वो भी देखते हैं कहाँ पे दिखा रहा है इसमें। ओके, तो एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंसीज थी, एक बार यहाँ पे एरर बाहर दिखा रहा है, यहाँ नहीं शो कर रहा है। तो जार फाइल ले रहा है JBoss की, ठीक है, एंड हाइबरनेट कोर वगैरह बाकी सब तो आ ही रहा है। एक बार इस प्रोजेक्ट को ना मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अपडेट कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा है वहां पे। ओके, लेट्स सी लेटर ऑन। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो जो डिपेंडेंसी मुझे चाहिए थी वो यही चाहिए थी, org.eh कैश, आर्टिफैक्ट आईडी आ रहा है इसका EH कैश और वर्जन आ रहा है 3.10.8। सो दिस इज द डिपेंडेंसी विच आई नीडेड हियर। आफ्टर एडिंग द डिपेंडेंसी हियर, हम लोग क्या करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पर आ जाते हैं। तो सेकंड टास्क हमें क्या करना होगा कि आप लोगों को अपने पास जो फाइल है, यहाँ पे बेसिकली अपनी एंटिटी क्लास की जो फाइल है वो क्रिएट करनी है। तो ये फाइल अगर आप चाहो तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट से उठा सकते हो जो भी आपने पहले बनाया था। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग इसके अंदर से ही कल वाला जो प्रोजेक्ट था लॉगिंग डेमो, इसी के अंदर से इसकी user.java को यूज कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे src में जावा में लाके com.files में पेस्ट कर देते हैं। तो आपके पास user.java आ जाएगी और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक एंटिटी क्लास बनाई थी यूजर नाम से और यहाँ पे हम लोग यूजर डिटेल्स करके टेबल के साथ इसको कनेक्ट कर रहे थे। सो दिस इज ऑलरेडी डन और यहाँ से मैं हाइबरनेट की जो फाइल थी CFG फाइल, इसको भी कॉपी पेस्ट करती हूँ src में जावा। ओके, तो ये फाइल भी आपके पास आ जाएगी hibernate cfg.xml। यहाँ पे सारी सेटिंग्स आप लोगों की आ रही है जो कि आपके क्लास के साथ इसको अटैच करने के लिए चाहिए। हाँ, मैं log4j की डिपेंडेंसी की वाली जो ऑप्शंस थी इन्हें हटा देती हूँ क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग इट राइट नाउ। सो मैपिंग क्लास तो रहेगी यहाँ पर, ठीक है। एंड इसके साथ साथ में अगर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सेकेंड लेवल कैश को यूज करना है। तो ऐसे केसेस में आपको सेकेंड लेवल कैश को अनेबल करना पड़ेगा हाइबरनेट की CFG फाइल में, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो आप लोगों को जो जो प्रॉपर्टीज यहाँ चाहिए होंगी वो मैं बता देती हूँ। चाहो तो आप नेट से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप नेट से उठाओगे वो भी बता दूंगी साथ के साथ। अभी पहले यहाँ देख लेते हैं। तो हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो चाहिए हाइबरनेट डॉट कैश डॉट यूज
अंडरस्कोर सेकंड अंडरस्कोर कैश, और इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को ट्रू करना। इसी वे में यहां पर हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी, और इस प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे हाइबरनेट डॉट कैश डॉट रीजन, और रीजन के बाद डॉट करके फैक्ट्री, और फैक्ट्री के अंदर क्या लिखना है, फैक्ट्री अंडरस्कोर क्लास। यहाँ पे आप लोग जो क्लास का नेम देंगे वो क्या आएगा, देखो अगर आप लोगों को याद ना हो ना तो इसका एक मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। आप लोग यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर सकते हो, ठीक है, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर सकते हो, ठीक है, और रिसोर्सेज को गेट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, देखो जैसे कि जे कैश, तो अगर मेरे पास ये फाइल होगी तो ये ऑटोमेटिकली इस फाइल को यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। सो आई नीड टू फाइंड दिस फाइल हेयर फर्स्ट। अगर ये फाइल यहाँ नहीं दिखा रहा है तो आप सिंपल कैश करके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अभी ये यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही इसको फर्स्ट सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें अगर वैल्यू नहीं जा रही है तो वही प्रॉब्लम आ गई कि इसकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं मिस हो रही है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, फिर डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर चाहिए था org डॉट तो हमें यहाँ चाहिए था org डॉट हाइबरनेट डॉट कैश डॉट जे कैश डॉट जे कैश रीजन फैक्ट्री। तो हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए थी जिसकी वैल्यू को हम यहाँ पे गेट करना चाह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ चाहिए दैट इज हाइबरनेट डॉट जावा एक्स डॉट कैश डॉट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर में हम लिखेंगे org डॉट EH कैश डॉट JSR 107 डॉट EH कैश, या कैशिंग कर सकते हैं इसको, कैशिंग EH कैशिंग, एंड फिर उसके बाद आएगा प्रोवाइडर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज को ऐड करना है। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज दिख रही है ना, ये तीनों प्रॉपर्टीज कैशिंग को अलाउ करेंगी, मतलब सेकेंड लेवल कैशिंग को अनेबल करने के लिए यूज होगी। सो दिस इज नीड टू बी हियर। इसके बाद आपको अपनी जो रिसोर्स क्लास है, मैपिंग क्लास है, वो तो हमने ऐड कर ही रखी है, ठीक है। अब इसके बाद ना आप लोगों को एक छोटी सी XML फाइल और क्रिएट करनी पड़ेगी इफ यू आर वर्किंग विद इट। सो com डॉट फाइल्स में चलते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, एक XML फाइल और लगा देते हैं। इसके मैं स्टेप्स के जो नोट्स है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप स्टेप्स देख कर भी बना सकते हो इसको। तो EH कैश जो है इसका हमें XML फाइल बनाना है। अब इस XML फाइल में जो कोड आएगा उसको हम यहाँ पर कहाँ से लाएंगे, और दूसरा चीज जो मैं भी आपको प्रॉपर्टी बता रही थी, तो प्रॉपर्टी कैसे आएगी वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो नेट पे आ जाते हैं। तो आप लोगों को अगर क्या चाहिए, यहाँ पर EH कैश की, ठीक है, XML मतलब या फिर आप लिखिए हाइबरनेट CFG कॉन्फ़िगरेशन। तो जो प्रॉपर्टी मैं अभी आपको बता रही थी ना वो आपको कहीं वेबसाइट से मिल जाएगी, किसी भी वेबसाइट से उठा सकते हो इसको, ठीक है। तो जहां पर भी इसका एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा होगा वहां पर ये लोग इसका प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज आप लोग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि ये लोग कौन सा वेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये सेकेंड लेवल कैश ले रहे हैं और कॉन्फ़िगरेशन रिसोर्स नेम ले रहे हैं, तो ये रिसोर्स नेम की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। लेकिन हमने जो लिया था, हमने क्या लिया था यहाँ पर,
रीजन फैक्ट्री लिया था, कैश डॉट प्रोवाइडर लिया था। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको दूसरी वेबसाइट से या EH कैश की खुद की वेबसाइट से ही ले लेते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स को निकाल सकते हो, ठीक है। बट वही है, इसमें हमें इसमें इसके यहाँ पर ऑप्शंस को एक बार देखना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो हाइबरनेट का टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है। हाइबरनेट सेकंड लेवल कैशिंग में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर इसने ऑप्शंस को बताया हुआ है एक एक करके कि कहाँ से क्या क्या वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे कि EH कैश कोर मॉड्यूल की वैल्यू के लिए आप लोग इसे ले लेते हैं, ठीक है, EH कैश अंडरस्कोर हाइफन कोर। और इसके साथ साथ यहाँ पे डिपेंडेंसी में आप ये भी ले सकते हैं हाइबरनेट EH कैश। तो ये इसका लेटेस्ट वैल्यू चल रहा है, वो यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि हाइबरनेट की फाइल के अंदर आपको जो प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो भी यहाँ पर ये बता रहा है, कैश डॉट रीजन डॉट फैक्ट्री अंडरस्कोर क्लास वाले में, ठीक है। तो ये नेट डॉट SF वाला बता रहा है, तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। जो वर्जन पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, उसी वर्जन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू जाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, सेकेंड लेवल कैश ट्रू वाली, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये आएगी आपकी। एंड इसके साथ साथ में आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी लगाते हैं जो भी हम लगा रहे थे, जिसमें कि फैक्ट्री क्लास का बताना था, रीजन फैक्ट्री क्लास का। तो ये आपकी वैल्यूज आएंगी। तो यहां से आपको प्रॉपर्टी की ऑप्शंस का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को करनी है वो क्या करनी है, इसी में ही सर्च करनी है, EH कैश XML कॉन्फ़िगरेशन। तो XML कॉन्फ़िगरेशन बतानी है EH कैश की, तो वो आपको यहां से भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी कॉन्फ़िग टैग की ऑप्शन चाहिए होगी, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इन्होंने प्रॉपर दे रखा नहीं दे रखा, नहीं तो फिर हम दूसरी वेबसाइट से निकालते हैं। यहाँ पे दे तो रखा है, बट यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, इसे भी उठा सकते हैं यहाँ से। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये कॉन्फ़िग टैग चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दे रखा है। सो बेटर है कि हम किसी दूसरी वेबसाइट से लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, कई बार देखो इसी तरीके से सर्च भी करना पड़ता है। वैसे तो डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, आई कैन शेयर दैट ऑल्सो, बट आई रियली वांट कि आप लोग यहाँ पर इसको सर्च करिए। जैसे गिटहब पे भी किसी ने डाल रखा है, यहाँ से भी आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको ehcache.xml फाइल का अगर डेटा चाहिए तो सी, ये तो इन्होंने थियोरेटिकली डाला हुआ है इसके अंदर, बाकी जो वैल्यू आ रही है एक्चुअली की, वो आपकी कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। इन्होंने EH की वैल्यू को लिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद वैल्यूज को ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से ना आपको वेबसाइट्स पे कई बार सर्च भी करना पड़ सकता है कि आपको जो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो यहाँ पे मिलनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। चले कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं आप लोगों को ना यहाँ पर मेरे पास अपने दूसरे टैब के ऊपर ये वैल्यूज है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, उसी वैल्यू को मैं आपकी क्लास में भी शेयर कर देती हूँ और वहां से भी उठा देती हूँ। तो जो वैल्यूज मैं यहाँ पे दिख रही थी, that I'm sharing in your group also, from there I will pick it up as well. Okay. तो जो कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ चाहिए थी, बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। एक मिनट, मैंने भी आपको शेयर भी किया। So this is the configuration I was talking about. क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा इन्होंने बड़ा बड़ा करके दिखा रखा है, यहाँ से ही हम इसको डायरेक्टली ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जब हम लेंगे ना वैल्यू को, तो कई बार ये क्या कहेगा कि कॉन्फ़िग टैग को ये डायरेक्टली यहाँ पर नहीं भी लेता है, कई बार कैन नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन ऑफ एलिमेंट कॉन्फ़िग।
तो ये सारा जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये डिपेंडेंसी की वजह से ही आ रहा है। इसको हम फिर से कर देना पड़ेगा, प्रेफरेंस में चलते हैं। सो इट विल गो अवे। ओके, तो देखो ये बेसिकली यहाँ पे इसकी वही एक्सटर्नल रिसोर्स की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर अभी इसने क्या क्या वैल्यूज है। सबसे पहले कॉन्फिग का टैग आता है जो एक्सएमएल स्कीमा का इंस्टेंस क्रिएट करता है EH कैश के साथ में। इसकी लोकेशन वगैरह है कि इंटरनेट से ये कहाँ से डेटा उठाएगा, तो ये इसका पूरा लोकेशन इन्होंने यहाँ डाला हुआ है। आफ्टर दैट कैश में हमें एलियास यूज करना होता है डिफॉल्ट, मतलब हमने इसका नाम जो है वो डिफॉल्ट रखा है, कुछ और भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद इसकी एक्सपायरी होती है कि कितने टाइम तक कैश जो है वो एक्टिव रहेगी। तो यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो सेकंड्स में दे रखा है, इसकी यूनिट क्या है, सेकंड्स है, तो 3600 दे रखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने मिनट्स के लिए कैश एक्टिव रहेगी। आफ्टर दैट आप यहाँ पे हीप एंट्रीज बना सकते हो। तो ये जो कैश एक्टिव टाइम होता है ना, ये सेशन क्लोज होने के बाद का भी टाइम होता है एक तरह से। ये सेशन क्लोज होने के बाद कितनी देर तक कैश जो है वो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्टेन करेगी। फिर यहाँ पे कितनी टोटल एंट्रीज आ सकती है। हमने अभी यहाँ पर टाइम क्या रखा, वैल्यू क्या रखी है 1000, तो ये 1000 एंट्रीज को लेगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, com.example वाली जगह पे आप लोगों को अपनी वाली फाइल का नाम देना है। तो जो आपकी क्लास है जिसकी भी आप यहाँ पर कैशिंग करना चाहते हो, जैसे यूजर की करनी है, तो इसका क्वालिफाइड नेम यहां पर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो एक्सपायरी के बाद कितने टाइम तक रहना चाहिए, 3600 सेकंड तक। एंट्रीज कितनी अलाउ करनी है इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, 100, क्योंकि हो सकता है ना मैं दूसरे ऑब्जेक्ट भी बना रही हूँ, तो उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी फाइल को पहले सेट करना है। इसके बाद जब आपकी ये फाइल सेट हो जाती है, तो इसके बाद आप लोगों के पास एंटिटी क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है। एंटिटी क्लास में एक बार वापस आ जाते हैं। एंटिटी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक एनोटेशन लगाएंगे कैशिंग के लिए। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, @कैश लेना है, ठीक है। तो ये वाली जो कैश वैल्यू आएगी ना, ये आपकी आएगी ORG हाइबरनेट एनोटेशन से। और कैश के अंदर आपको इसकी यूसेज को लेना है। तो यूसेज में आप लोग क्या डिफाइन करोगे कि इसकी यूसेज कहां से लेनी है। तो कैश कॉन्करेंसी स्ट्रेटेजी करके वैल्यू है, इसे हम गेट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि हमें यहाँ पर कौन सी वाली कैशिंग करनी है, रीड ओनली करनी है, रीड राइट करनी है, ट्रांजैक्शनल करनी है, या नॉन स्ट्रिक्ट करनी है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ वो रीड राइट ले रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग कैश को ऑप्शन बताओगे कि आपको कैशिंग किस चीज की करनी है। तो यहाँ पे आपको ये वाली एनोटेशन लगानी पड़ेगी यूजर क्लास के ऊपर। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं, मतलब जो आपकी app.java है। अब app.java में आ जाओ। अच्छा, ये जो EH कैश है ये यहाँ पे क्रिएट हो गया, आई नीड टू मूव इट टू SRC मेन जावा। तो एक काम करते हैं, इसको मूव कर देते हैं। फाइन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाते हैं app.java में। app.java फाइल में आते हैं और यहाँ पे आप लोग अपनी सेटिंग करेंगे, जो भी आप लोगों को रिकॉर्ड देखना है या फिर जो भी काम करना है। तो एक काम और करते हैं, क्योंकि हम user.java ले रहे हैं और यही प्रोग्राम हमने कल भी बनाया था, तो यहाँ पे बाकी का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन वाला जो था और यूजर आईडी हम लोग गेट कर रहे थे। तो ये वाला जो पूरा का पूरा वैल्यू है, आई जस्ट कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट हियर। तो इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ से कुछ हटाना है नहीं हटाना, क्योंकि ये हमने बनाया था किसके अकॉर्डिंग, लॉगिंग के अकॉर्डिंग। तो इसे हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी हमने इस प्रोग्राम में काम क्या किया हुआ था कि एक यूजर को हमने लिया, ठीक है, और यूजर लेने के बाद उसके रिकॉर्ड को प्रिंट करा के देखा था यहाँ तक।
राइट। अब मान लो इसके बाद मेरा ये वाला टास्क जो है ये खत्म हो जाता है और मैं इसके बाद सेशन को क्या कर देती हूँ, क्लोज। ये रेगुलर का रह गया, ये 2 स्टूडेंट हैं जो हर बार लेट ही ज्वाइन करते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं। तो कल की क्लास में जैसे हमने क्या किया था ना, एक ही सेशन में 2 बार हमने सेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था। इस बार मैं सेशन को यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। फर्स्ट वैल्यू गेट करी, सेशन को क्लोज कर दिया। सेशन को क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और एक बार और फिर से सेशन का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेशन S2 कर देते हैं, इसको इक्वल्स टू करके यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक नया सेशन, और नए सेशन में भी सेम ही काम करेंगे हम, sf डॉट ओपन सेशन। तो यहाँ हमने एक ही जगह पे 2 सेशन क्रिएट किए। पहला वाला तो हमने क्लोज कर दिया था, अब सेकंड सेशन ओपन किया। सेकंड सेशन ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि जब यहाँ पर क्वेरी चलाने की बात आएगी, जैसे कि हमने लिया था ना यहाँ पर सेशन डॉट गेट, तो इसको मैं कर देती हूँ s2 डॉट गेट, और जो भी गेट करेंगे वैल्यू वो सेम ही होगी। फॉर एग्जाम्पल यूजर आईडी अगर मान लो सेम ही हुआ, तो ऐसे केसेस में ये देखना है कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये कमिट वाला स्टेटमेंट हटा देते हैं क्योंकि हम कुछ चेंजेस तो कर नहीं रहे, सिर्फ रिकॉर्ड को गेट करा रहे हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी s2 डॉट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में जब तक हम सेशन फैक्ट्री को क्लोज नहीं करते ना, तब तक ये तो रहेगी वैल्यूज। तो मल्टीपल सेशन एक ही सेशन फैक्ट्री में बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब आपका ये वाला टास्क हो गया, तो देखो मैंने कुछ यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं किए। यूजर क्लास में मैंने एक एनोटेशन को ऐड किया, हाइबरनेट CFG में हमने 3 प्रॉपर्टीज ऐड की है, एक अलग से EH कैश फाइल बनाई है जिसमें हमने इसकी इंफॉर्मेशन को सेट किया। आफ्टर दैट app.java में मुझे कोई भी चीज अनेबल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट हम आ रहे हैं, अपना जो नॉर्मल टास्क करते हैं वही कर रहे हैं। बस हमने क्या कि यहाँ पे इसमें 2 सेशन बनाए। पहला सेशन क्रिएट किया जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को के लिए यूजर आईडी गेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को टेबल से निकाल रहे हैं। फिर सेशन को क्लोज कर रहे हैं, फिर सेकंड सेशन क्रिएट कर रहे हैं, फिर से यूजर आईडी मांग रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, टेबल से गेट कर रहे हैं और प्रिंट करके सेशन को क्लोज करा रहे हैं। ओके, तो ये टास्क आ रहा है। अब देखना ये है कि जब 2-2 सेशन चलेंगे तो क्वेरी कितनी बार आएगी, मतलब मेन हमें क्या देखना है कि क्वेरी टेबल के साथ कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। ओके, सो लेट्स सी। Okay, form.files class not found. Okay. एक्चुअली वही प्रॉब्लम आ रहा है ना कि इसके अंदर ये pom.xml एरर दिखा रहा है बट एरर स्टोर नहीं कर रहा है। ये कहाँ पे एरर आ रही है इसमें? एक काम करते हैं, मैं एक बार ये कैश वाली लाइन हटा के देखती हूँ। इसी की वजह से एरर आती है। तो ये EH कैश की जो प्रॉब्लम है ना, मतलब ये इसकी वैल्यू को फेच आउट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसकी जो डिपेंडेंसी है वो हमारी फेच आउट नहीं हो पा रही। तो एक सिंपल सा काम करते हैं, इसकी मैं डिपेंडेंसी को चेंज करती हूँ थोड़ा सा। लेट्स सी, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कई बार हमारे जो वर्जन्स होते हैं उसके अंदर भी वैल्यू प्रॉब्लम कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी डिपेंडेंसी है ये प्रॉब्लम दिखा रही है। तो डिपेंडेंसी अगर प्रॉब्लम दिखाती है तो इसका एक ही रीजन है कि इस डिपेंडेंसी की जो अवेलेबिलिटी थी इंटरनेट पे वो खत्म हो गई है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो एक काम करते हैं ना, हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे पहले पुट इन करते हैं। बिकॉज इसने यहाँ पे एरर नहीं दिखाया, एरर कहाँ दिखा रहा है, ये वैसे दिखा रहा है pom.xml में। तो एक काम करते हैं, इस एरर को फेच आउट करते हैं क्योंकि ये वर्जन का प्रॉब्लम है, और कभी वर्जन का प्रॉब्लम आता है ना तो आप लोग इसको इस वे में भी सर्च कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन लिखिए
वर्जन बताइए क्या वर्जन था? 3.10.8 इज थ्रोइंग एरर। इन pom.xml। तो देखो यहाँ पर आपको स्टैक ओवरफ्लो पे भी ऑप्शंस मिली जाती है इसकी। तो ये यहाँ पे बता देगा कि भाई, ये भी बता रहा है सेम ही चीज कि भाई मैं EH कैश को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये थोड़ा पुराना वर्जन ले रहा है, ये 3.3 वाला ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर इसको लगाता ही प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो हमने ये वाले ऑप्शंस वगैरह लिया था। तो इसमें देखते हैं डिपेंडेंसी का एरर क्या दिखाता है। तो देखो यहाँ पे इसने सोल्यूशन दिया है कि EH कैश 2 जो था वो net.sf.eh कैश पैकेज में आता था। अब जितने भी इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स वगैरह मिलेंगे या जहां पर भी आप जाओगे ना, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, EH कैश 3 का जो वर्जन है, ठीक है, तो उसे यूज कर रहे हैं जिसमें org.eh कैश यूज हुआ हुआ है। तो org जो EH कैश है, अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, ठीक है। तो हमारा EH कैश मैनेजर जो है ना, वो EH कैश 2 यूज कर रहा है, 3 यूज नहीं कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इसी रीजन की वजह से। तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या होगा, आपको EH कैश 3 की जो डिपेंडेंसी है इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करना पड़ेगा कि आप लोगों को इसकी डिपेंडेंसी को चेंज करना पड़ेगा। या तो आप पुरानी डिपेंडेंसी उठाओ, जैसे देखो यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो एक काम करते हैं, चलो इसी डिपेंडेंसी को यहाँ से गेट करते हैं, बट फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमें बाकी कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। लेट्स चेक आउट। अभी देखो pom.xml ने खुशी खुशी ये वाली ले ली, जबकि ये ओल्डर वर्जन है और हम न्यूअर वर्जन पे जा रहे थे। फिर भी एक बार प्रोजेक्ट चला के देखते हैं और भी कहीं, क्योंकि ना इसकी वजह से हमें XML फाइल में भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, बट लेट्स सी। मैंने क्या कहा था ना कि आपकी जो कैश फाइल है उसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर हम पुराना वर्जन उठा रहे हैं तो फिर सारी चीजें हमें पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग ही लगानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है ना, इसका देखो, अगर कभी इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करते हो कि हम न्यू वर्जन की चीज लगा रहे हैं लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो पुराना वर्जन ही चाहिए, तो पुराने वर्जन को इजीली फेच कर रहा है, न्यू वर्जन लगाते ही यहाँ पे एरर आ जाती है। सी, तो ऐसे में आप लोग क्या बताएंगे इसको कि नेट पे हम जो सर्च करते हैं चीज, यहाँ पे डालते हैं वाई EH कैश 3.10.8 throwing error in pom.xml। तो यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, ये गूगल ग्रुप्स में भी आया हुआ है, ये वैशु EH कैश 3.10.0 बोला है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई माइनर पोटेंशियल कन्वीनियंस व्हेन अपग्रेडिंग फ्रॉम 3.9 टू 3.10, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी बताएगा। तो जैक्सबी की यहाँ पर ऑप्शन आती है, उसको ये हटाने के लिए बोल रहा है। एक काम और करो, इस चीज के साथ में एक और चीज करो, इन एक्लिप्स लगाओ। चलिए कोई बात नहीं, काम करते हैं, इसको मैं देखती हूँ दोबारा से, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, ये नए वाले कैश को यूज करने से आ रहा है। पुराना यूज करेंगे लेकिन पुराने के हिसाब से सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, देन इट विल नॉट कम। Okay, just give me 2 minutes. Let me pull it out from
प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये डिपेंडेंसी का जो आ रहा है, ये वर्जनिंग की वजह से ही आ रहा है, विच आई सर्च ऑन इंटरनेट एज वेल। बट प्रॉब्लम क्या है ना, एक काम और कर सकते हैं, जो लास्ट ऑप्शन रहता है, अगर तब भी वर्क नहीं कर रहा तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में से करेंगे। तो अगर एक बार फिर भी आप लोग अपने सिस्टम पे बनाइएगा, हो सकता है आपके सिस्टम पे प्रॉब्लम ना करे। तो अभी आप लोगों को ना मैं यहाँ पर एक ऑप्शन बता देती हूँ, जैसे कि अगर कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो होता क्या है कि ये डिपेंडेंसीज को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। सो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक सिस्टमेटिक वे ये होता है कि आप लोग यूजर्स में जाओ, अपने नेम वाले में जाओ, और यहाँ पे .m2 फोल्डर जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ देखोगे ना तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। तो आपको बस क्या करना है, इस m2 फोल्डर को डिलीट करना है एक बार, क्योंकि ये एक्लिप्स दोबारा बना लेगा अपने आप से। तो इस फोल्डर को क्या कर दो, डिलीट कर दो। अगर एक्लिप्स इसको यूज कर रहा है तो ये एरर आ सकता है कि इट इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, इसे क्लोज कर दें, और फिर उसके बाद एक बार एक्लिप्स को दोबारा से चलाओ। अगर ये प्रॉब्लम उसके बाद भी रहती है तो इसको भी छोड़ देंगे, बिकॉज वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन दिस थिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है ना कि अगर आपकी डिपेंडेंसी को ये ले ही नहीं पा रहा है तो ये प्रोग्राम को चलने ही नहीं देगा। और ये सारा प्रॉब्लम क्या होता है कि क्योंकि एक होता है डिपेंडेंसी को ऐड करना, सेकंड होता है कि जो जेडी की कंपैटिबिलिटी आती है हर डिपेंडेंसी के साथ, हर वैल्यू के साथ में, उसको मेनली देखना होता है। सी जैसे ही मैंने इसको लिया, ये अपने आप ही सारी वैल्यू इनिशियलाइज करना स्टार्ट करेगा। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो ये इसको बिल्डअप करेगा प्रॉपरली दोबारा से। लेट्स चेक। ओके, तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज तो आई चुकी हैं। इसमें एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एसआरसी में इन जावा दिखा रहा है। लाइब्रेरीज में देखो, यहाँ पे बाकी की लाइब्रेरीज नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने M2 में जाके लाइब्रेरीज को क्या किया था, यहाँ पे डिलीट किया था। ये बिल्डअप करेगा, आई थिंक इट्स गोइंग ऑन देयर ऑलरेडी। वेब डिपेंडेंसीज पहले शो नहीं कर रहा था, अभी शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सारी डिपेंडेंसीज को एक बार फिर से लोड अप करेगा नेट से। तो ये इंटरनेट से एक बार दोबारा से इनको डाउनलोड करेगा। तो हो सकता है जो इंडिपेंडेंसी हमारी पहले नहीं आ रही थी वो दोबारा से आ जाए। सी सो pom.xml फाइल के अंदर हमारे को देखो, वैसे तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैंने जो चीज नोटिस की, एक इसमें रिपोजिटरी भी ऐड किया मैंने अलग से, ताकि इसको ये ऑप्शन मिल जाए कि कहाँ से लेनी है वैल्यू। और यहाँ पर देखेंगे तो दोबारा से अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करती हूँ तो M2 भी दोबारा से आ चुका है। ठीक है, तो इसने दोबारा से सारी वैल्यूज को अपलोडेड किया है, लोड किया है। एक बार हम इस प्रोजेक्ट को अपडेट भी करके देख लेते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर pom.xml के ऊपर से ये क्रॉस का साइन नहीं जा रहा है, तो एक काम और कर सकते हैं, एक बार इसके बिल्ड पाथ में और चलते हैं। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में आ जाओ, मेवन डिपेंडेंसीज में चल के देखते हैं कि क्या एरर दिखा रहा है। सो सी EH कैश की जो वैल्यू है वो मिसिंग दिखा रहा है। तो ये जो जार फाइल्स हैं ये मिसिंग आ रही है, क्योंकि इसको ये यहाँ पे रिपोजिटरी में नहीं मिल रही है। अगर आपकी कोई भी जार फाइल इस तरीके से शो करता है ना, ये इसका मतलब ये फाइल को फेच करने की कोशिश तो कर रहा था, बट यहाँ पे ये मिसिंग दिखा रहा है। तो आप इस वाली ऑप्शन को भी ले सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं इसी के पाथ में। तो M2 रिपोजिटरी में जाकर org EH कैश नाम की फोल्डर बनी होगी,
यहाँ से देखते हैं इसे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज तो आ रही है, देखो EH कैश 3.10.8 की, बट ये इसको अगर यहाँ पे लोड नहीं कर रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पर्टिकुलर फोल्डर को यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। वैसे यहाँ से तो नहीं, इसको हमें डिपेंडेंसीज में से हटाना पड़ेगा और फिर इसको मैन्युअली ऐड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस थिंग एज वेल। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से डिपेंडेंसी को मैं हटा देती हूँ और डिपेंडेंसी को मैन्युअली ऐड कर देती हूँ। यहाँ से सेव करते हैं इसको, सी इट हैज गॉन डाउन। और यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड पाथ में चले जाओ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे आओ। यहाँ पे जाकर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग इसके क्लास पाथ वाली वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे करोगे ऐड एक्सटर्नल जार्स। एक्सटर्नल जार्स करने के बाद आपको बस क्या करना है, पाथ कॉपी करना है। सी ड्राइव पे जाओ, यूजर्स में जाओ, अपने नेम वाले यूजर में आ जाओगे। यहाँ पे आके आपको M2 फोल्डर मिलेगा, इसमें रिपोजिटरी मिलेगी। रिपोजिटरी में जाकर आपको org नाम का फोल्डर मिलेगा, ठीक है, एंड org फोल्डर के अंदर आपको EH कैश मिल जाएगा। तो इसका जो पर्टिकुलर वर्जन है ये लेना है और यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके फोल्डर तक आके ओपन करना है बस। ठीक है, तो इसकी जो डिपेंडेंसी है ना, इसे हमें यहाँ पर क्या लाना है, गेट करके लाना है। सेम वे में आप लोग और भी डिपेंडेंसी इसकी ऐड करोगे, जैसे कि एक तो हमने ले ली जावा डॉट डॉट जार, ऐड जार्स करनी है। सेम वे में आप लोग इसकी ऐड एक्सटर्नल जार्स करोगे और यहाँ पे आप इसकी सोर्सेज वाली वैल्यू भी ले, ठीक है। एंड सेम वे में क्लास पाथ को सिलेक्ट करो, ऐड एक्सटर्नल जार्स करो, बैक करो इसको, और यहाँ पर देखो कि आपको कैश के अंदर की ऑप्शन भी मिल रही है, नहीं मिल रही। तो यहाँ से आप लोग इसको गेट करोगे, दोनों की दोनों वैल्यूज को, जार फाइल्स को अप्लाई एंड क्लोज करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ना, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, आपके रिसोर्सेज में यहाँ पर तो एरर नहीं दिखा रहा, सी, बट यहाँ से ये क्या करेगा, मेवन डिपेंडेंसी के अलावा इसने यहाँ पे इंटरनल रिसोर्सेज में इसको ऐड कर दिया। एक बार रेफरेंस लाइब्रेरीज में देखो EH कैश की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, एक बार app.java को फिर से रन करके देखते हैं, लेट्स सी। अब देखो, जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, मेनली वही मैंने कहा ना, लाइब्रेरी का ऑप्शन, क्योंकि मैंने इसको मैन्युअली भी ऐड करवा दिया और इसको हमने डिपेंडेंसी के थ्रू भी ऐड करके देखा, तो दोनों में ही प्रॉब्लम दे रहा है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारे एप्लीकेशन का नहीं है, ये वेंडर साइड से ही है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका वेंडर का प्रॉब्लम देखती हूँ और उसके बाद आपको इसका गाइड कर दूंगी कि कैसे यूज करना है। तो ये वाले को हम टॉपिक को भी यहीं पे छोड़ देते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं एक बार रीराइट करवाऊंगी, मतलब इसी प्रोजेक्ट को ठीक करके आपको दोबारा से बताऊंगी कि जो चेंजेस आ रहे हैं वेंडर साइड से भी वो क्या क्या है और आपको इसके लिए अपने प्रोजेक्ट में क्या ऐड करना है, क्योंकि इसके बगैर ये वर्क ही नहीं करेगा जब तक डिपेंडेंसी ठीक से नहीं लगेगी। दूसरी चीज यहाँ पे, अगर आप क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मुझे जो आप लोगों को बताना था कैशिंग के अलावा, दैट वाज जेपीए। जेपीए भी था, स्प्रिंग का इंटीग्रेशन भी था। सो व्हाट डू यू से, व्हाट यू वांट टू डू टुडे? यस, स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल चाहिए, स्प्रिंग बूट का, या फिर आप लोगों को जेपीए करा दूं सबसे पहले? कुछ भी करा दीजिए। चलो एक काम करते स्प्रिंग हैं, बूट अगर मैम, आई थिंक अगर मुझे भी आपको तो कुछ नॉलेज है उसका थोड़ा सा, लेकिन स्प्रिंग बूट का एक भी नहीं है मैम। एक काम करना है, देखो पहले तो एक्लिप्स अगर हम यूज कर रहे हैं ना, स्प्रिंग के अकॉर्डिंग इसको हमें सेटअप करना होता है। तो आपको क्या करना है, हेल्प के ऊपर जाना है और हेल्प के ऊपर जाकर एक्लिप्स मार्केट प्लेस को ओपन करना है। एक्लिप्स मार्केट प्लेस को ओपन करके ना, एक चीज आप यहाँ पर ये चेक करेंगे कि आपके पास एक्लिप्स में स्प्रिंग बूट का जो इनिशियलाइजर है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ से लेना है। तो यहाँ पे सर्च करना है STS लिखकर। क्या लिखना है? STS।
तो STS को आप यहाँ पर लोगे सबसे पहले। अगर ये ऐसे नहीं शो कर रहा है जैसे कि, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग, ठीक है, स्टार्टर प्रोजेक्ट, या सिंपली स्प्रिंग स्टार्टर लिखकर भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से सर्च करना है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में स्प्रिंग की जो वैल्यूज है, मतलब स्प्रिंग का जो इंटीग्रेशन है वो सही से नहीं दिखा रहा है, मतलब शो नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, आप लोगों को यहाँ पर अगर स्प्रिंग की ऑप्शंस का यूज करना है, तो ऐसे केसेस में आपको अपने IDE को पहले तो क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा स्प्रिंग के लिए। तो स्प्रिंग के लिए अगर हमें IDE को सेट करना है, तो इस चीज के लिए आप लोगों को सबसे पहले मार्केट प्लेस में ही क्या करना पड़ेगा, इसके प्लगइन को सेट करना पड़ेगा। तो मार्केट प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, फिर सर्च करते हैं स्प्रिंग टूल्स करके सर्च कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्प्रिंग टूल्स मिल जाएंगे। अब एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि स्प्रिंग के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है मार्केट में। सो जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो स्प्रिंग 5 है, लेकिन स्प्रिंग 5 के साथ में एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अंदर हमारी जावा एक्स की लाइब्रेरी चेंज होकर जकार्ता बन जाती है, तो फिर वो हमें हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है कि अभी के लिए आप लोग स्प्रिंग टूल 4 यूज करिए, ठीक है। तो स्प्रिंग टूल 4 को यूज करेंगे, इंस्टॉल करना है यहाँ से, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास इसका सेटअप आ सके, आप लोग अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का स्प्रिंग टूल्स 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जब ये आए तो इसको कंफर्म करो। एंड कंफर्म करने के बाद इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड एंड सेट अप द वैल्यूज। और जब ये डाउनलोड कंप्लीट करेगा तो उसके बाद ये एक बार क्या करेगा, एक्लिप्स को रीस्टार्ट करेगा। तो अगर आपने अभी अपने सिस्टम ओपन किए हुए हैं तो उसमें आप साथ के साथ भी ये चीज कर सकते हो कि स्प्रिंग टूल्स 4 करके सर्च करना है, और इसको आपको क्या करना है, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। इसको यहाँ से एक्सेप्ट करना है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिनिश करना है। आफ्टर दिस इट विल टेक सम टाइम। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है अभी 16% है, तो ये यहाँ पे आपको इसका प्रोग्रेस दिखाता रहेगा। इसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये पूरा प्रोग्रेस दिखाएगा कि आप लोगों का जो डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है स्प्रिंग का, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि आप लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे फ्यूचर में, तो आप इसी की हेल्प से बनाओगे। इस तरीके से आपके पास ना ये ट्रस्ट वाला वार्निंग आ सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप क्या लिखेंगे, ऑलवेज ट्रस्ट अथॉरिटीज, इसको करो यस कर दो, इसको आई एक्सेप्ट द रिस्क, और इसके बाद इसको ट्रस्ट सिलेक्टेड पे क्लिक कर देना।
तो आप में से अभी कौन-कौन यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहा है साथ के साथ मेरे? ओके, गुड। तो ये इंस्टॉलेशन करना है। इसके बाद ना मैं आप लोगों को स्प्रिंग के प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर भी बता दूंगी। स्पेसिफिकली स्प्रिंग का नहीं बताऊंगी, स्प्रिंग बूट का ही बताऊंगी, क्योंकि स्प्रिंग इज वेरी वास्ट और उसमें हम इसको एक दिन में या 1 घंटे की क्लास में कवर नहीं कर सकते। तो अगर आपको कभी भी स्प्रिंग पूरा सीखना है ना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेंगी। मैम 2 महीने भी हम फ्री हैं। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आप लोगों को कहा था एक बार आप लोग सपना मैम से बात कर लो, ठीक है? और साथ बात मैम किया, आपने बोला था आप बात करेंगे। मैंने तो बात किया था, वो यही कह रही है कि बच्चे कम हैं, पहला रीजन, और दूसरा वो कह रही हैं कि स्प्रिंग का बच्चों ने कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं दिया। तो इन 2 मैम चीजों अभी की दे वजह रहे से। हैं 10 तारीख को या जो जब भी आप बोलें। चलिए देखते हैं, जैसे मैं पहले प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तैयारी करूँ और उसके बाद देखते हैं, अगर हो सका तो एक बैच बना देंगे। मैम जिस दिन भी प्रेजेंटेशन है उसके 1 दिन पहले आप बता दीजिएगा तो प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ओके मैम। प्रोजेक्ट बना लीजिए सबसे पहले, और मैंने जैसे कहा था ईआर डायग्राम का पिक्चर वो लोग देखना चाहेंगे, so you should have that also। ओके मैम। तो छोटा सा एक सिनॉप्सिस भी रेडी करिएगा उसका, so that you can explain your project as well। It's taking too long ना। मैंने अभी दोबारा से Eclipse इंस्टॉल किया था, बट क्योंकि इससे पहले मेरे सिस्टम पे तो रहता ही था STS, इसलिए आई थिंक इट इज टेकिंग लॉन्गर। तो देखो, बेसिकली होता क्या है ना कि ये आपको जब आपका प्रोजेक्ट बनाकर दे देगा ना, तो इसके अंदर आप लोगों के पास क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? और कभी भी कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन मिल जाएगी स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट की, जिसके हेल्प से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा, चलो एक काम करते हैं, जब तक ये इंस्टॉल हो ही रहा है इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो देखो, जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशंस होती हैं, इनका वैसे स्ट्रक्चर तो वास्ट होता ही काफी ज्यादा है। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या रहती हैं चीजें वो बताती, क्योंकि ये कंप्लीटली बैकएंड पे वर्क कर रहा है। तो ऐसे में जो भी मान लो मेरा प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे मान लो ये मेरा प्रोजेक्ट है माई प्रोजेक्ट, सो माई प्रोजेक्ट के अंडर में यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा एक तो SRC, और SRC के अंदर ही, मतलब ये कह सकते हो कि SRC के अंदर ही आपको मिलेगा मेन, मेन के अंदर होगा जावा, फिर उसके अंदर जो आप जो बनाते हो जैसे कॉम डॉट फाइल्स बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो वो रहेगा। और कॉम डॉट फाइल्स के अंदर यहाँ पर आपके पास क्या रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एंटिटी के लिए बना देते हैं अलग प्रोजेक्ट, मतलब फोल्डर, तो वो भी रहता है। सेम वे में यहाँ पर ये क्या करेगा आपकी एक तो बनाएगा कंट्रोलर क्लास, तो कंट्रोलर के लिए भी रखेगा। ऐसे ही यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है? और इसके अंदर आप लोगों की मतलब ये कह लो कि इंटरफेस भी आ जाएगा, कंट्रोलर भी आ जाएगा। तो ऐसे करते करते यहाँ पे काफी सारी चीजें आपकी ऐड ऑन हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर आपका कंट्रोलर भी आ जाएगा और साथ के साथ में डाउ वगैरह भी आप यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो जब आपका ये चीजें आती है ना, तो इसके अलावा यहाँ पे एक रिसोर्सेज भी हो रहता है। यहाँ पे आपकी सबसे बढ़िया चीज पता है क्या रहती है, आपकी XML फाइल्स हट जाती है। मतलब जो काम हम क्या करते थे XML फाइल से करते थे, वो सारे काम जो है ना वो हमारी यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज फाइल बनती है उसमें होगा, लेकिन XML फॉर्म में नहीं होगा, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे, इंग्लिश में, ठीक है? तो ये आपकी प्रॉपर्टीज फाइल जो है ना, ये आपको बहुत हेल्प करती है। और इस फाइल के अंदर क्या रहता है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी सेट होती है ना, कि यूजर आई मतलब यहाँ पर आपका डेटाबेस कौन सा होगा, उसका पासवर्ड आईडी क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉपर्टीज में सेट हो जाती है। तो ये आपको कहाँ से मिलता है, इसी में से मिलता है।
कमलेश कुछ पूछना था? ये तो अभी भी 16 पे ही अटका पड़ा है। लगता है आज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी कुछ भी, पहले उसने परेशान कर दिया और इसने परेशान किया होगा। मैम इसमें एक ऑप्शन था तो वो कौन सा सेलेक्ट करना है? कंफर्म करने के बाद जो आता है, जो विंडो आता जो है। ट्रस्ट सिलेक्ट वाला आ रहा होगा ना, उसमें लिख दो ट्रस्ट सिलेक्ट करके, फिर वो वार्निंग देगा, यस कर देना उसको, और उसके बाद ओके कर देना। ट्रस्ट नो, सिलेक्ट। एग्रीमेंट वाला है, एक्सेप्ट वाला। हाँ हाँ, एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ मैं। स्क्रीन शेयर करो, देखती हूँ मैं। शेयर हो रही है मैम। कंफर्म कर दो, आई एक्सेप्ट करके नीचे से फिनिश कर देना। अभी ये तो जो ट्रस्ट वाला आया ही नहीं, ये तो लाइसेंस के लिए आ रहा है। नीचे देखो, दो वो आ रहे हैं रेडियो बटन्स, आई एक्सेप्ट करके फिनिश कर दो। ओके ओके मैम, यस मैम। ठीक है, नाउ इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। तो ये जो नीचे दिख रहा है ना प्रोग्रेस बार में, आपको दिख रहा होगा, सो इट इज डाउनलोडिंग इट हियर। यस मैम। चलो एक काम करते हैं गाइस, आई थिंक इट इज टेकिंग टू लॉन्ग, तो आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करती, थोड़ा जल्दी छोड़ देती हूँ। कल की क्लास में एक तो ये कैशिंग वाला और साथ के साथ में स्प्रिंग का जो प्रोजेक्ट का मुझे बताना है वो बताऊंगी। इसके बाद आपकी 2 क्लासेस और होंगी। कल की क्लास होगी, उसके बाद फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, फ्राइडे को हमारा एक रीजनल मीट है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप लोगों की जो क्लास होगी वो मैं मंडे को ले लूंगी एक। ओके, तो मंडे को और कल क्लास होगी, इन 2 क्लासेस में आपका जो भी बचा हुआ है वो सब मैं फिनिश करा दूंगी। ओके देन, एंड कीप डाउनलोडिंग इट। जैसे ये डाउनलोड हो जाए ना, एक चीज बस और चेक कर लेना कि आपके सिस्टम पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वो कैसे निकालना है वो भी मैं बता देती हूँ। एक बार अगर ये आ जाता है ऑप्शन, ओके देखिए अब इसने डाउनलोड कर लिया, रीस्टार्ट के लिए पूछ रहा है। सो लेट इट रीस्टार्ट, देन वी विल सी कि स्प्रिंग स्टार्टर का ऑप्शन जैसे आपको चेक कैसे करना है। ओके, सो वंस आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा ना, मतलब ये अपने आप ही रीस्टार्ट के लिए पूछेगा जैसे ही इसका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट गिव इट सम टाइम, जो ये यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहा है, लेट इट डू। ठीक है, तो जो नीचे प्रोग्रेस बार है आप इसको चेक कर सकते हो, तो जैसे ही यहाँ पे इनिशियलाइजेशन फिनिश हो जाएगी, देन वी कैन प्रोसीड। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेक करके देखते हैं आप लोगों को, अगर यहाँ पे क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो कंट्रोल एन जैसे हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे आप लिखोगे ना स्प्रिंग, जैसे ही स्प्रिंग लिखोगे नीचे एक ऑप्शन आ जाएगी स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट की। अगर ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो ये प्रोजेक्ट आप जब खोलेंगे ना, तो इसके अंदर आपको ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट दिखेंगे। यहाँ पर आपका सर्विस यूआरएल है, नेम आ रहा है, जो नेम है ये आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का जो नेम आप रखना चाहते हो वट, तो मान लो मैंने लिख दिया स्प्रिंग डेमो, तो ये चीज आ जाएगी। टाइप पूछेगा कि आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, मेवन यूज करना है तो टाइप में मेवन सेलेक्ट कर लेना। फिर जार यूज करना है, वर्जन जावा का कौन सा यूज करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी रखनी है, ये सारी चीजें यहाँ से सेट करनी है। फिर ग्रुप क्या बनेगा, जैसे कॉम डॉट एग्जाम्पल दिखा रहा है तो मैं कॉम डॉट फाइल्स कर देती हूँ। ठीक है, बाकी सब चीजें डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, पैकेज नेम यहाँ से चेंज कर देती हूँ मैं, पैकेज क्या रहेगा, कॉम डॉट फाइल्स रहेगा।
ठीक है। और ग्रुप नेम अगर चेंज करना है, कॉम डॉट फाइल्स नहीं रखती मैं, इसके अंदर रख देती हूँ स्प्रिंग बूट डेमो। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इसका भी मैं कर देती हूँ स्प्रिंग बूट डेमो। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट पे जाएंगे ना, तो इस पेज का ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में डाल लेना। ठीक है, आई विल नॉट प्रोसीड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो आपको जो सेटिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है इस पेज के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करोगे। अब देखो इसमें सबसे अच्छी चीज पता है क्या रहती है, कि आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज ना कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ेगी इंटरनेट से। और मैं ना यहाँ पे पुराना वर्जन यूज करना चाहूंगी, 3.3.7 ले रही हूँ। ठीक है, इसका रीजन वही है कि नहीं तो फिर नए वर्जन में ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देता है। फाइन, आफ्टर दिस यहाँ पर आपको जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए जो इसके पास अवेलेबल है वो यहीं से ऐड हो जाएंगी, आपको नेट से कॉपी नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम ज्यादातर लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी को लेते हैं, तो जैसे ही मैंने अवेलेबल में लॉम्बॉक लिखा, देखो अवेलेबल में आ गया ऑप्शन, तो यहाँ से इसको चेक कर देना, तो यहाँ पर आपकी सिलेक्टेड डिपेंडेंसी आती जाएंगी। साथ के साथ में आपको माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी चाहिए, तो देखो माई एसक्यूएल ड्राइवर आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो। तीसरा, यहाँ पर मुझे अगर मान लो हाइबरनेट चाहिए तो आप हाइबरनेट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, हाइबरनेट कोर की डिपेंडेंसी अगर ऐड करनी है। एंड इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो वो आप यहीं से गेट करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको डिपेंडेंसी अभी समझ ना आ रही हो, अभी आपको 2-3 लिखानी है तो 2-3 लगा के छोड़ सकते हो, बाद में इसके अंदर क्या कर सकते हो, बाद में आकर भी डिपेंडेंसीज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को जो जो डिपेंडेंसी लेनी है वो सारी डिपेंडेंसीज को आप यहाँ पे टाइप करते जाओगे और ऐड करते जाओगे। आफ्टर दैट आप लोगों को अगला टास्क क्या करना है, इसको नेक्स्ट करें, या तो ये यूआरएल वगैरह बता रहा है, इसको फिनिश कर दीजिएगा। सो इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 2-3 सेकेंड्स लेगा। जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा आप इसको अपने यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हो। तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो था स्प्रिंग बूट डेमो। लेट द कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट प्लस। और यहाँ पे आप लोगों को इसका देखिए सारा स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाता है। तो कुछ कुछ आपको मेवन प्रोजेक्ट जैसा ही मिलेगा जैसे आप लोग कर रहे थे अभी यूज में। तो यहाँ पे आपको एसआरसी में जावा कॉम डॉट फाइल्स मिल रहा है, रिसोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज फाइल मिलेगी। प्रॉपर्टीज फाइल जो है ये कंटेन करेगी सारी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन। कॉम डॉट फाइल्स के अंदर आप पैकेज बना के अपनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर ये चेक करना है कि प्रोजेक्ट सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो देखो आपको यहाँ पे एक स्प्रिंग बूट की फाइल मिलती है जिसमें एक एनोटेशन लगी हुई आती है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की। आप इसको रन करके देखो F11 प्रेस करके एज अ स्प्रिंग बूट ऐप। अगर ये एप्लीकेशन सही से रन हो रही है तो इसका मतलब आपका जो सेटअप था वो कंफर्म रहा, आप इसको इजीली वर्कआउट करा सकते हो। तो अगर ये ऑप्शन आ रही है लिखी हुई, ठीक है, तो इसका मतलब स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट चल रहा है आप लोगों का। इसको आप जब सेटअप कर लोगे, चेक कर लोगे, ठीक है, आफ्टर दैट ना एक छोटा सा काम और करिएगा। आप लोग नेट से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे एंड विच इज क्या करना है, डाउनलोड करना है पोस्टमैन। क्योंकि स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन का यूआरएल जनरेट कराना है तो पोस्टमैन चाहिए होगा। तो पोस्टमैन का ऐप जो आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो डाउनलोड पोस्टमैन के लिए इसकी वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आप लोगों को इसका वर्जन के अकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे विंडोज का मिल रहा है। इस पे क्लिक करोगे तो पोस्टमैन डाउनलोड हो जाएगा। इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों के पास पोस्टमैन ऐप आएगी। ओके, तो पोस्टमैन ऐप के ऊपर जाके एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। स्प्रिंग बूट यहाँ पे रन होगा, लेकिन स्प्रिंग बूट का यूआरएल से जो भी डेमो या इंफॉर्मेशन आएगा जेसन फॉर्मेट में वो यहाँ आएगा। ठीक है, इसका मैं एक ऑप्शन दिखाई थी अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में से,
सो सी, यहाँ पे जो यूआरएल्स क्रिएट होते हैं आपके, लेट इट कम, तो यहाँ पे आपके गेट की या पोस्ट की जो क्वेरी होती है वो चलती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक क्वेरी मैंने डाल रखी थी, ठीक है, तो इस तरह की क्वेरीज आ जाती है, तो ये आपके यूआरएल्स जनरेट हो जाते हैं। तो इसके लिए लेकिन पहले आपको क्या करना है, स्प्रिंग का एप्लीकेशन बनाना है एक तो इक्लिप्स में, उसको सेटअप करना है, एंड आफ्टर दैट पोस्टमैन को भी डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल करके रखोगे। और इसके अंदर की सेटिंग जो है वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी सेटअप है, आप लोगों में से ही किसी का सिस्टम पे मैं सेट करके दिखा दूंगी कि कैसे करना है। बस इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, हो जाएगा सभी का। ओके। ओके, ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना कर लीजिएगा। कल की क्लास में इसको फिर मैं कंटिन्यू कराती हूँ, और आपको जो कैशिंग वाला प्रोग्राम था उसका भी मैं सोल्यूशन। ओके मैम।